दोस्तों हम लोग सुपर टेट का साइंस पढ़ रहे थे। सुपर टेट के लिए साइंस में जो हमारा पहला टॉपिक था वो था पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं ये टॉपिक हम लोग देख रहे थे। जैसे ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा हम इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे जिन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहती है। तो पहले इसको समझ लेंगे, जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। और आपको यूट्यूब चैनल पर एक पोल भी दिया जाता है, आप लोग उस पोल को भी लगाइएगा। और इस पार्ट से संबंधित तुरंत ही टेस्ट देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आज पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा उस प्रश्न को हम टेलीग्राम चैनल पर एक पोल के माध्यम से पोस्ट करेंगे और उस पर आप अपने जो आपने आज की वीडियो में सीखा है उस आज की वीडियो को आप आज ही चेक कर पाएंगे कि आपने आज कितना समझा। इसमें हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं में क्या देख लिए थे? पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग देख चुके थे कि पदार्थ क्या होते हैं। हम लोग देख लिए थे कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से। इसको देख लिए थे हम लोग। इसके बाद देखे थे कि अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। ये भी देख लिए थे। परमाणु कैसे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हो गई थी तो फिर इनके परमाणु मॉडल आना स्टार्ट हो गए थे कि इनकी स्थिति कहाँ होती है, ये कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ पर स्थित होते हैं। तो इस बारे में यानी कि इनके क्या शुरू होते हैं? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, यहाँ तक ये सब चीज पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुंच गए थे। परमाणु मॉडल में भी आपने सबसे पहले कौन सा देखा था? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये क्या था? थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसको हम थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन ने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक ठोस गोला होता है, ठीक है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरह से घुसे रहते हैं जैसे तरबूज में तरबूज के बीज धसे रहते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लिए थे थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेकिन ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था एक सिर्फ विचारधारा थी, एक इनका विचार था थॉमसन का, कोई प्रयोगों पर आधारित ये नहीं था। तो आज हम क्या देखेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल जो था वो प्रयोगों के आधार पर दिया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक स्वर्ण धातु की पन्नी, सोने की पन्नी पर, एक स्वर्ण धातु की पन्नी पर अल्फा कणों को डाला। अल्फा कण पर धनावेश होता है, 2 इकाई धनावेश होता है। इन्होंने क्या करा? एक स्वर्ण धातु की पन्नी पर अल्फा कणों को डाला। तो इन्होंने क्या देखा था कि कुछ अल्फा कण जो थे इसको भेद कर सीधे निकल गए, सीधे इसको पार कर गए। कुछ जो अल्फा कण थे वो थोड़ा सा मुड़ गए इस तरह से, और जो अल्फा कण बिल्कुल बीच में गए थे वो जिस दिशा में गए थे सीधे उसी दिशा में वापस भी लौट आए। तो इस चीज से क्या था? रदरफोर्ड ने 3 निष्कर्ष निकाले थे। उन्होंने कहा कि परमाणु, ये स्वर्ण धातु की पन्नी है, ये परमाणु, उन्होंने कहा कि परमाणु के जो मध्य का भाग है, परमाणु के मध्य का भाग है वो धनावेशित है, ठीक है। और उसका समस्त भार इसके केंद्र में है, धनावेशित है। इसका मतलब भाई परमाणु धनावेशित काहे की वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु में जो भी प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? केंद्र में होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। केंद्र को क्या कहा रदरफोर्ड ने? ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है। इस केंद्र को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, अधिकांश भाग खोखला है, जिसके कारण जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गए। उन्होंने कहा कि परमाणु का कुछ भाग जो है वो धनावेशित है, धनावेशित होने के कारण जो अल्फा कण थे वो क्या हो गए? थोड़े से प्रतिकर्षित हो गए। प्रतिकर्षित कब होते हैं? जब 2 समान चार्ज आपस में मिलते हैं। जब 2 समान चार्जों को हम ले जाते हैं तब वो प्रतिकर्षित होते हैं, और जब विपरीत आवेश जाते हैं तो वो आकर्षित होते हैं। विपरीत आवेशों के बीच जो होता है वो आकर्षण बल लगता है,
और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे प्लस प्लस की तरफ जाएगा तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर प्लस माइनस होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि चुंबक के दो टुकड़े ले लें हम, और चुंबक को अगर हम कभी कभी देखा होगा कि इस तरह से जोड़ने की कोशिश करें तो ये जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके समान पोल होते हैं, समान ध्रुव होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। आप जोड़ने की कोशिश करेंगे वो इधर से भाग जाएगा, और जबकि इधर से जुड़ते हैं तो तुरंत ही जुड़ जाता है। तो क्या होता है वहाँ, जब उसके चुंबक के समान ध्रुव मिल जाते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और वो दोनों चुंबक हट जाते हैं। और जब विपरीत आवेश यानी कि प्लस माइनस हो जाता है तब उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है और वो चुंबक के दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई जो परमाणु है उसका कुछ भाग धनावेशित है, उस धनावेश के कारण जो अल्फा कण यहाँ सीधे जा रहे थे और यहाँ पर एक धनावेश था, उस धनावेश से देखिए प्रोटॉन पर भी धनावेश होता है और अल्फा कण पर भी धनावेश होता है। उन्होंने कहा कि जब दो धनावेश आप पास पास पहुंचे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य किया, और उसी प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या हुआ, ये हमारा जो अल्फा कण था वो प्रतिकर्षित हो गया। ये रदरफोर्ड ने 3 विचार दिए। पहला कौन सा, कि परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगला क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जिसके कारण अल्फा कण उसके आर पार निकल गए। तीसरा क्या था कि परमाणु में कुछ धनावेश भी है, ठीक है, कुछ धनावेशित भाग है, जिससे क्या होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो प्रतिकर्षित हो गए थे। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा उन्होंने एक और बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये तो था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद एक परमाणु मॉडल और देखिए, इसके बाद जो परमाणु मॉडल था वो था आपका नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अच्छा, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोगों ने अभी देखा था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक कमी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये परमाणु है, ठीक है, परमाणु का समस्त धनावेश तो इसके अंदर होता है, प्रोटॉन तो केंद्र में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये कहा रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर जरा आप सोचिए कि कोई भी चीज सही अगर वो लगातार घूमती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जितनी भी ऊर्जा है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा, ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी सही नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ, कोई कण अगर लगातार कंटिन्यू घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, उसकी ऊर्जा खत्म होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु खत्म। इसी कमी को किसने सही कर दिया, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कहा कि जो रदरफोर्ड कह रहे हैं वो ठीक है, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने कहा ठीक है घूमते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, के एल एम, इनको आगे पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए। निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो के कक्षा में घूम रहा है, ऐसे यहाँ घूम रहा है, इस पर ही घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाता है तभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये तो कहा है किसने, नील्स बोर ने। तो अब तक आपने क्या देखा था कि पहले तो यही नहीं पता था कि परमाणु विभाजित भी होता है। जब ये पता लगा कि परमाणु विभाजित होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता लगे हमको। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब पता लग गए तो फिर उनके परमाणु मॉडल आए कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे उसमें स्थित होते हैं। इसके बारे में आपने थॉमसन का तरबूज मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी रह गई कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन किस स्थिति में होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। वो कमी जो थी किसने दूर कर दी, रदरफोर्ड ने। तो ये आपने परमाणु मॉडल पढ़ लिए। अब हमने क्या पढ़ लिया है,
परमाणु के बारे में, पदार्थ के बारे में पूरा पढ़ लिया, जितना पदार्थ के बारे में हमको पढ़ना था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ और देख लीजिए। उससे पहले आप देखिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक का एक दूसरा नाम भी होता है, परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। अभी आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक, ये नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक। तो नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ इस तरह से गति करते हैं। कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। अभी हम ऐसे रैंडमली बना दे रहे हैं, किसी कक्षा में ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन हर कक्षा में निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² के अनुसार। लेकिन ये बात की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम सीखते हैं कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के लिख लीजिए आप लोग, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। उस तत्व की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर 15 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 15 होगा। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दोनों एक चीज के नाम है, परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, Z से, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। समझे कि कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में, याद रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, आप परमाणु मॉडल में पढ़ चुके हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन की संख्या को P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं Z बराबर P। Z क्या के बराबर होगी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के। अच्छा आप देखिए, प्रोटॉन जो होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, ना तो उस पर हम प्लस का निशान लगाते हैं ना माइनस का निशान लगाते हैं। परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा परमाणु पर चार्ज क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा, बाबा जी का ठल्लू, क्या बचा, 0। यानी कि वो परमाणु कैसा होता, विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उस पर कोई चार्ज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक कहलाएगी। याद रखें, हम बोल रहे हैं परमाणु में, जैसे सोडियम, इसको बिगाड़ देते हैं थोड़ा। आपने देखा कि परमाणु में हमने बताया था कि Z बराबर P बराबर E। परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और वही उसका परमाणु क्रमांक। लेकिन आयन में नहीं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा होता है ऋणायन।
आयनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परमाणु में, इसमें आयनों में अलग हो जाती है। अब मान लीजिए ये है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये इसका जेड है, परमाणु क्रमांक 11 है। तो जब तक ये सोडियम का परमाणु है तब तक इसमें जेड बराबर 11, पी बराबर 11 और ई बराबर भी 11, क्योंकि ये सोडियम का परमाणु है, परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक। लेकिन जैसे ही ये क्या बनेगा, सोडियम का आयन बन जाएगा, सोडियम का धनायन बन जाएगा, तो ये तो जेड तो इसका इतना ही रहेगा, जेड तो इसका इतना ही रहेगा, 11 ही रहेगा। लेकिन अब ये बन गया है धनायन। धनायन कब बनते हैं ये हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। धनायन बन जाने के कारण इससे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब इसमें P बराबर तो रहेगा 11, लेकिन E बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। धनायन तब बनते हैं जब किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप आयन कैसे बनते हैं इस पर हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, ये टॉपिक अलग, बिल्कुल अलग बताएंगे। अभी बस आप ये देखेंगे कि अगर परमाणु है उस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, प्लस या माइनस का आवेश नहीं दिया हुआ है, और अगर उसका परमाणु क्रमांक बताया गया है आपको, तो आप जान लें कि उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आयन में कंडीशन अलग हो जाएगी। आयन कैसे बनते हैं, धनायन कैसे बनता है, ऋणायन कैसे बनता है, ये किसी और वीडियो में चर्चा होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।